हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 8 की एनसीईआरटी का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम बात करेंगे भारतीय संविधान की कि हमारे जो है मूलभूत कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका मूलभूत सार क्या है, हमारे संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, संविधान हमें क्या अधिकार प्रोवाइड कराता है, हमारे संविधान में क्या क्या प्रोविज़न्स हैं और नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं सब चीज़ों का स्टडी करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि संविधान की आखिर ज़रूरत क्यों होती है। तो देखिए, हम ये सभी लोग जानते हैं कि सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में जो यह उम्मीद की जाती है कि उनके पास अपना संविधान ज़रूर होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देशों के पास अपने संविधान होते हैं, वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। तो संविधान जो है कई उद्देश्यों की पूर्ति करती है। जैसे मान लीजिए पहला कि यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपने के अनुसार रच सकते हैं। यानी क्या कि संविधान हमें यह बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, विभिन्न प्रकार के समुदाय रहते हैं और उनके बीच कई बातें समान होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वे सारे मुद्दे पर एक दूसरे से सहमत हों। कई मुद्दे ऐसे होते हैं कि जिससे लोग सहमत होते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उससे असहमत होते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है कि इस स्थिति में हम देखते हैं संविधान के नियम को। तो देखिए, संविधान नियमों का ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के स्वरूप में अपना सकते हैं और इसके ज़रिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह होगी, बल्कि उनके आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित होती है जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। तो देखिए, बात कर लेंगे हम संविधान सभा का गठन कब हुआ। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। आप देख पा रहे होंगे, फिगर आउट भी हो रहा होगा कि संविधान सभा यहाँ पे बैठी हुई है और जिसका गठन हुआ है 1946 में। तो दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा के स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया गया और 150 साल की, मतलब क्या कि 150 साल तक अंग्रेज़ों ने हमारे देश पे हुकूमत की। तो 150 साल की अंग्रेज़ी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिल गया। तो संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम की गंभीरता को अंजाम दिया और संविधान सभा के कार्यों के बारे में हम आगे पूरी तरीके से स्टडी करेंगे। तो देखिए, बेसिकली हम इस संविधान के चैप्टर में लोकतंत्र के बारे में पूरा स्टडी करेंगे कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या क्या होती है। तो देखिए, लोकतांत्रिक समाजों में प्रायः संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों में सत्ता इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। यानी क्या कि जो भी हम नेता अपने मतदान के द्वारा चुनते हैं उनका जो है वो दुरुपयोग ना कर सकें। तो भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। तो देखिए, हम ये भी देख चुके हैं कि कक्षा 7 की पुस्तक में दिए गए दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुभव को कुछ याद है। उस अध्याय में ये बताया गया था कि ओम प्रकाश को दलित होने के कारण किस तरीके से जो है वो भेदभाव का सामना करना पड़ा था। तो देखिए, समानता का अधिकार आपको याद होगा, जो है मौलिक अधिकार में आता है, मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को। तो हमारा संविधान ये कहता है, आर्टिकल 14 आपने पढ़ा होगा और आर्टिकल 15 भी पढ़ा होगा। आर्टिकल 15 हमें क्या बताता है कि जो है धर्म, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता और इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। देखिए, तीसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण कारण ये हो सकता है संविधान क्यों होना चाहिए कि यह जो है हम खुद को अपने आप से बचा सकें। यह बात सुनने में ज़रा अजीब सी लगती है, लेकिन इसका मतलब ये है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लग जाते हैं और ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। तो संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। इसे समझने के लिए नीचे की चित्रकथा देखते हैं। आइए देखें हम सब भी।
तो देखिए, शबनम दुविधा में है, उसे कुछ तय करना है। कल की परीक्षा के लिए मुझे 2 अध्याय पढ़ने हैं, लेकिन इस समय तो मेरी पसंदीदा टीवी कार्यक्रम आ रहा है। मैं इसे देखे बिना कैसे नहीं रह सकती, पर अगर मैं ऐसा करती हूँ तो ये दोनों अध्याय नहीं पढ़ पाऊँगी। तो उनकी माँ बोलती हैं, शबनम तुम परेशान लग रही हो, क्या हुआ? मुझे यह टीवी कार्यक्रम देखना है, लेकिन कल मेरी परीक्षा भी है। अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो मेरा भी टीवी देखने में मन जरूर लगेगा। मुझे एक बात सूझ रही है, अगर आज रात कोई भी टीवी ना देखे तो शायद मेरा भी मन ललचाएगा। तो देखिए, संविधान हमें ऐसे फैसले पे भी फैसले लेने से भी जो है रोकता है, जो उन बड़े सिद्धांतों को जो है वो ठेस पहुंच सकती है, जिनमें देश की आस्था रखते हो। जैसे मान लीजिए, हम उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति यानी कि पार्टी पॉलिटिक्स जो है बहुत विकृत हो चुकी है। इसलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फिर फौजी शासन हो जाना चाहिए। तो इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। एक अच्छा संविधान वही होता है जो जनता की सुने और जनता के लिए कार्य करे। ये आप सभी को पता है कि लोकतंत्रात्मक देश जो है हमारा इसीलिए बना है। पहले आपको पता होगा कि 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ था। तो क्या हुआ था कि उसके पहले राजतंत्रीय व्यवस्था थी, यानी कि राजा का पुत्र जो होता था वो राजा बनता था। लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ तो लोकतंत्रात्मक शासन हुआ, यानी कि जनता द्वारा बहुमत के आधार पे जो है वो सरकार चुनी जाएगी और वे जनता के लिए कार्य करेंगी। तो बात करेंगे अब भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण की। तो देखिए, यहाँ पे एक पैरा देख लेते हैं कि संविधान सभा के जो सदस्य थे उनके बीच एकता की ज़बरदस्त भावना थी, तभी तो वो जो है कोई भी नियम या फिर कानून जो है वो इम्प्लीमेंट कराते थे। सभी जो है सहमत होते थे उस चीज़ से। तो देखिए, 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर भी काफ़ी विचार किया कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन के जो है वो भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए और उनमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। और इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए, उनके कामकाज के नियम क्या हों। यह काम किस एक आदमी के वश में नहीं था, किसी एक आदमी के वश में तो था नहीं। इसीलिए विभिन्न प्रकार के आप देखते होंगे आजकल कि एक कानून मंत्री बनाया जाता है, ठीक है, एक मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के मंत्री जो है अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं। एक आदमी का तो काम हो नहीं सकता है पूरे देश को संभालना, इसलिए विभिन्न जो है जैसे MP MLAs होते हैं वो कार्यों को देखते हैं। तो इसमें बात ये हुई कि सभी नागरिकों को समान माना जाएगा और सभी को समान हिस्सेदारी का अधिकार होगा। और इसके बाद ये तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए, उनके कामकाज के नियम क्या हों। तो आप देख ही चुके हैं। तो इसमें लगभग 300 लोगों के जो है वो योगदान हुआ और 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 300 सदस्य। तो भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें जो है वो होती रहीं। तो संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में सभी समुदाय हैं, कई समुदाय हैं, ठीक है। तो उनकी न तो भाषाएं एक थी, न धर्म एक था और ना ही एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी लगभग तय हो चुका था और कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएंगी। तो क्या हुआ कि जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत भयानक थी उस समय और संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे। लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया। देश को एक ऐसे कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें
राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए जो है वो विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई दिया। और उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका काफ़ी जोर दिया गया उस पर। तो ये चर्चित चेहरा आप देख पा रहे होंगे, ये हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया, देखते हैं हम। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे भारतीय थे जिन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा आप सभी। तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो ये जो अंबेडकर थे, इनका विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि भले ही कानून बन गए हों, अभी भी अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि इन कानूनों का संचालन सवर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही है। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों के आह्वान किया और वे सरकार के अलावा जो है वो लोक संचालन का जो है महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ चढ़ के उसमें जो है वो शामिल हुए। तो आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयाम का उल्लेख किया गया है। अब आती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बातें। आप ये टर्म्स जो है इनका मतलब ज़रूर याद रखिएगा और एग्जामिनेशन में यही पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कि पहला टर्म दिया हुआ है, ठीक है, संघवाद, फेडरलिज्म, तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है संघवाद। इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर को सरकारों का होना, यानी कि हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी सरकारें हैं। तो ये सबसे पहली विशेषता हो गई कि हमारा देश कैसा है, संघवाद है, यानी कि राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं यहाँ और केंद्र स्तर पर भी सरकारें हैं यहाँ। और पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है, जिसके बारे में हम कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं और कक्षा 7 की किताब में हमने जो है राज्य सरकार के कामकाज को देखा था। और इस जो है 8वीं कक्षा में हम केंद्र सरकार के बारे में जानेंगे। तो भारत में इतने सारे समुदाय की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की जो है एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले ना ले सकें। तो इसीलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकारों की व्यवस्था की गई। क्यों? क्योंकि जो है इलाकों के हिसाब से अलग अलग फैसले भी लिए जा सकें और भारत के जो है सभी राज्यों को कुछ मुद्दों में फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार हो। तो इसीलिए बनाई गई है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर भी सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। तो कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि सूचियां हैं। संघ सूची में जो है केंद्र सरकार की शक्तियां सम्मिलित हैं, राज्य सूची में राज्य सरकार की शक्तियां सम्मिलित हैं और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों सरकारों की शक्तियां जो है वो सम्मिलित हैं। तो इसके साथ जो है संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से कर सकती है। तो संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। तो भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। तो आइए ये वाला पैरा भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृति दी तो सभा के सदस्य A.K. अय्यर ने कहा था कि यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक और एक विश्वास जो है पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए, जैसे कि आप जान जाइए वयस्क का मतलब क्या है कि लड़कियों की उम्र 18 वर्ष और लड़कों की उम्र 21 वर्ष। तो ये जब वयस्क हो जाएंगे तो ये अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो है वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की व्यवस्था ज्ञानादेय लाएगी और यह आम आदमी के कुशलक्षेम, जीवन स्तर, सुविधा और बेहतर जीवन स्थिति को प्रोत्साहन देगी। तो ये भी याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछ सकता है। ऑस्टिन 1966 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इन्होंने द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया।
अब बात करेंगे दूसरी विशेषता के बारे में कि हमारे देश में जो है वो संसदीय शासन प्रणाली या फिर पद्धति है। कैसे है हम देखेंगे कि हम कक्षा 7 में जो है कांता की कहानी पढ़ चुके हैं। तो देखिए सरकार के जो है सभी स्तरों के प्रतिनिधियों का चुनाव जो है लोग खुद करते हैं। तो वोट डालने की नीति जो है वो हम कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। तो भारत का संविधान जो है अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के लिए योग्य बना दिया। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जो विभिन्न प्रकार के जाति के लोग, वर्ग के लोग, औरत मर्द के फ़र्क जो होते हैं आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात थी कि देखिए चाहे वो दलित हो, चाहे वो बड़ा आदमी हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, एक वोट की वैल्यू तो एक वोट ही होगी ना। इसलिए ये समानता के अधिकार को भी प्रोत्साहन देता है। तो सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब ये है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होगी और इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी और जो है कैसी भी क्यों ना हो। तो ये जो प्रतिनिधि होते हैं ये जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। इन्हें जनता को जवाब देना होता है कि आपने जनता के लिए क्या काम किया, क्या क्या किया आपने जनता के हित में। तो लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में आप इस पुस्तक की जो है दूसरी इकाई में देखेंगे। अब तीसरी विशेषता की बात करेंगे। तीसरी विशेषता क्या है? तीसरी विशेषता ये है शक्तियों का बंटवारा। तो देखिए शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार है कि संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो देखिए विधायिका में जो है हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। और न्यायालय की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, जिसके बारे में हम जो है नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। अभी हम सिर्फ विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो देखिए सरकार को किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है। इन सभी अंगों की शक्तियां जो है एक दूसरे से अलग होंगी। तो शक्तियों का बंटवारा अलग अलग हुआ। तो शक्तियों के बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश लगा सकता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच की सत्ता का संतुलन जो है वो बना रहता है। तो देखिए क्या था कि संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्हें भय था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर ना हो जाए कि विधायिका के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा ही करने लगे। तो इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सभा ने ऐसे कई प्रावधानों को संविधान में शामिल किया जिसके जरिए शासन की कार्यकारी शाखा द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों में को जो है वो सीमित और नियंत्रित किया जा सके। बहुत अच्छा काम किया था। BN राव जो है विभिन्न देशों में गए और जहाँ जहाँ का उन्हें जो है कानून अच्छा लगा वो अडॉप्ट किया गया। तो मैं लक्षणों को और अच्छे तरीके से बताऊंगी कि ये सारे लक्षण जो हैं किन किन देशों से लिए गए। तो एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि जो संविधान की शक्तियाँ हैं या फिर विभिन्न प्रकार के लक्षण हैं तो वे कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, इसे हम आगे देखेंगे। तो देखिए इस अध्याय में राज्य शब्द का जो है अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान रहे इसका मतलब राज्य सरकारों से नहीं है। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे सरकार से भिन्न अर्थ में लेते हैं। यानी क्या कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कानून बनाना और उसे लागू करना, लेकिन चुनावों के जरिए सरकार बदल जाती है। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं। तो भारतीय राज्य एक लोकतांत्रिक सरकार है। तो जो है भारतीय राज्य जो है एक लोकतांत्रिक सरकार है। तो सरकार या फिर कार्यपालिका राज्य का एक हिस्सा होती है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज़्यादा व्यापक होता है और उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ध्यान रखेंगे आप सभी। तो देखिए ये पैरा की चीज़ें देख लेते हैं हम लोग बॉक्स में जो है कि संविधान के कुछ मौलिक अधिकार हैं। आप सभी को पता है कि 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। तो पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। यानी क्या कि कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब यह है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ विभेद नहीं किया जाएगा।
और क्या कहा गया है, और ये कहा गया है कि जो है खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिनके बारे में हम जो है इस किताब में आगे पढ़ेंगे कि छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया, जो कि आर्टिकल 17 में है। तो दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए, इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता है, यानी कि कुछ भी बोलने की, हाँ ऐसी चीज़ नहीं कि जो संविधान के हित में ना हो, लेकिन आप उसके अलावा कुछ भी अभिव्यक्त करने की, अपने विचार अभिव्यक्त करने की, भाषण की स्वतंत्रता है। सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने या फिर कोई भी व्यवसाय, पेशा, कारोबार करने का अधिकार शामिल है। नेक्स्ट अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में ये कहा गया है कि जो है मानव व्यापार, जबरिया श्रम, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों से जो है वो जबरिया श्रम कराना जो है वो अपराध है। नेक्स्ट मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए, सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के धर्म अपनाने, उनका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। पांचवा मूल अधिकार क्या है? पांचवा मूल अधिकार ये है कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो संविधान में ये भी कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। आखिरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो ये क्या कहता है? यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वो इस अधिकार का सहारा ले सकता है। और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जाके याचिका दायर कर सकता है कि हमारे इस मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। देखिए, ये कुछ क्वेश्चन है कि इसमें कौन से मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है। तो सबसे पहला है, यदि 13 साल का एक बच्चा कालीन के कारखानों में मजदूरी करता है तो ये कौन से अधिकार के जो है हनन हो रहा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन हो रहा है इसमें। नेक्स्ट है, यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्यों के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है तो ये किसका उल्लंघन हो रहा है? स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। नेक्स्ट है, यदि किसी जन समूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती तो इसमें किस चीज़ का उल्लंघन हो रहा है? इसमें सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। नेक्स्ट है, यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं दे रहा है क्योंकि वह अधिकारी महिला है तो ये जो है वो समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं समझ सकती हूँ कि आप सभी जो है सही जवाब दे पाएंगे। तो अगली विशेषता है, पांचवी विशेषता, धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता का जो है सीधे सीधे मतलब पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। तो इसके बारे में हम अगले चैप्टर में हैं जो है वो विस्तार से पढ़ेंगे। अगला चैप्टर यही है। तो अब आप ये बात समझने लगे होंगे कि कभी कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। तो जिस तरह देखिए, फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह जिन देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं वहाँ के देश का संविधान भी जो है वो भारी रूप से बदल जाता है। तो ये जो है हम नेपाल में देख चुके हैं। वहाँ लोकतंत्र बनाने की ज़रूरत के साथ ही एक नए संविधान की ज़रूरत भी पैदा हो गई थी। तो ऊपर हमने भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया वे कई बार काफ़ी जटिल दिखाई देते हैं और उन्हें समझने में मुश्किल भी महसूस होती है। लेकिन अभी आप इसके बारे में ज़्यादा फिक्र ना करें। इस पुस्तक में बाकी अध्यायों में हम अगली चीज़ें हम देखेंगे। तो देखिए, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्यों जो है वो अपनी आखिरी बैठक में संविधान के एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं।
आप फिगर आउट मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए संविधान की एक प्रति में हस्ताक्षर कर रहे हैं और सबसे ऊपर वाले चित्र में जो है, ये सबसे ऊपर वाले चित्र में जो है वो जवाहरलाल नेहरू आपको दिख रहे होंगे। तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो दस्तखत कर रहे हैं। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन को देख लेते हैं कि किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो क्यों पड़ती है, सबसे पहली बात यह है कि ज़रूरत क्यों पड़ती है कि यह उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिसके आधार पर नागरिक अपने देश की इच्छा और सपनों के अनुसार रह सकते हैं। दूसरी बात ये हो गई कि ये ऐसे नियम निश्चित करता है जिसके द्वारा शासकों के हाथों में जो है वो सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। तीसरी चीज़ कि संविधान जो है यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई ताकतवर समूह किसी दूसरे कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का प्रयोग न कर सके। अगला क्वेश्चन हम ये देखेंगे कि नीचे दिए गए दस्तावेजों के हिस्सों को देखिए। पहला कॉलम 1990 के नेपाल के संविधान का है और दूसरा कॉलम जो है वो नेपाल के ताज़ा संविधान में से लिया गया है। तो देखिए 1990 का नेपाल का संविधान भाग 7 कार्यपालिका में है, अनुच्छेद 35 कार्यकारी शक्तियाँ। तो देखिए इसका उत्तर ये होगा कि नेपाल को जो है नए संविधान की आवश्यकता पड़ी क्यों। तो 1990 का संविधान में जो है वो कार्यकारी शक्तियाँ राजा के हाथ में केंद्रित थी, जबकि 2007 के अंतरिम संविधान की सत्ता कार्यकारी शक्तियाँ जो है वो मंत्री परिषद में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश ना होता तो क्या होता। पहली बात ये है कि जो है वो निर्वाचित प्रतिनिधि शक्तियों का दुरुपयोग करते और अपनी मनमानी करते। दूसरी बात ये हो गई कि वे किसी को भी डराने धमकाने और दबाने की कोशिश करते और अल्पसंख्यकों की उपेक्षा करते। तीसरी बात ये हो गई कि वे अपने निर्णय जनता पर जबरदस्ती थोपते, जिस कारण नागरिक अपने अधिकारों व स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर पाते। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित स्थितियों में अल्पसंख्यक कौन है। इन स्थितियों में अल्पसंख्यक विचारों के सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण है, इसका एक एक कारण बताइए। तो देखिए एक स्कूल में 30 शिक्षक हैं और उनमें जो है 20 पुरुष हैं। तो देखिए महिलाएं जो है अल्पसंख्यक हैं, महिलाओं के विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे भी पुरुषों के बराबर योग्यता रखती हैं और स्कूलों में पुरुषों के बराबर ही भूमिका निभाती हैं। नेक्स्ट है कि एक शहर में 5% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो देखिए बौद्ध अल्पसंख्यक हैं, कैसे कि उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि भारत में धर्मनिरपेक्षता का पालन किया जाता है और इसलिए प्रत्येक समुदाय को अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास करने का अधिकार प्राप्त है। अगला है एक कारखाने के भोजनालयों में 80% कर्मचारी जो है वो शाकाहारी हैं। तो देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें मांसाहारी अल्पसंख्यक हैं, कैसे कि उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद चुनने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 विद्यार्थी संपन्न परिवारों से हैं। तो देखिए गरीब परिवार के विद्यार्थी अल्पसंख्यक हैं, उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि सभी विद्यार्थियों को समान अवसर दिए जाने चाहिए ताकि उनकी प्रतिभा का विकास हो सके। देखिए इसमें कुछ आयाम दिए हुए हैं और इनका क्या महत्व है हम इसके भी देख लेते हैं, रिवाइज भी हो जाएगा। संघवाद, तो देखिए संघवाद में क्या है, 3 स्तर की सरकारें होती हैं और तीनों का जो है अधिकार का बंटवारा रहता है। तीनों स्तरों के सरकार के अधिकार क्षेत्र जो है वो अलग अलग होते हैं। बात करेंगे अब शक्तियों के बंटवारे में। तो देखिए सरकार के जो है तीनों अंग, जैसे कि मैंने बताया आपको कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार किया जाता है कि कोई भी अंग जो है अपनी शक्ति का दुरुपयोग न कर सके। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाने के लिए दिए गए हैं। नेक्स्ट है संसदीय शासन प्रणाली। तो देश के सभी वयस्क नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया है। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि उस भारतीय राज्यों के नाम लिखिए जिनकी सीमाएं पड़ोसी देशों से लगती हैं। तो आपको दिख ही रहा होगा, देखिए आप पाकिस्तान देख पा रहे होंगे। तो पाकिस्तान की सीमा जो है वो राज्य आप मैप में देख के आप भली भांति प्रकार जान पा रहे होंगे, तो आप इस प्रकार से कर लेंगे। तो चलिए यहीं समाप्त होता है ये वीडियो। और कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। गाइस आप मेरे वीडियोस को बिल्कुल शेयर नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें।
और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉलेज प्राप्त हो सके। तो देखिए एनसीईआरटी जो है ऐसा नहीं है कि अगर आप क्लास 7 में हैं, 10 में हैं या फिर 8 में हैं तभी आप पढ़ें। एनसीईआरटी जो है पूरा समझ लीजिए, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर कोई यूपीएससी की तैयारी करता है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एनसीईआरटी पढ़ना कंपलसरी होता है। तो आप प्लीज़ कंसंट्रेट होकर मेरे वीडियोस को देखें और जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। तो चलिए यहीं मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।